अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आपने ख़बरें तो देखी होंगी कि रॉथस्चाइल्ड ग्रुप पाकिस्तान में आ चुका है। उनकी मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ, आपके फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार के साथ। अब रॉथस्चाइल्ड ग्रुप के बारे में अगर हम बात करें ना, तो बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ का अंबार पड़ा हुआ है इनके हवाले से। इंटरनेट पर भी कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती बड़ी एक्यूरेट, जिसके बारे में बंदा कह दे कि यार मैंने नेट से इनके बारे में रिसर्च कर लिया है। एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ग्रुप है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है डिफरेंट एंटिटीज़ को, डिफरेंट गवर्नमेंट्स को अपनी सर्विसेज देते हैं। लोग कहते हैं इनके पास बड़ा पैसा है, इनके पास बैंक्स की पावर है, इनके पास ये गाइड करते हैं फाइनेंशियल एंटिटीज़ को। पता नहीं क्यों इनके बारे में इतनी ज़्यादा सनसनी पाई जाती है लोगों के जहनों में कि बड़ी, जैसे मैंने कहा ना, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और अब तो पाकिस्तान में जो लोग हैं वो भी अब सवाल कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान क्यों आए थे। बेसिकली ये ज्यूइश हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के ज्यूइश हैं जो कि प्रो इज़राइल भी हैं। तो आज हम बात करेंगे अपने गेस्ट से, रिजवान असगर साहब, जिनको लास्ट पॉडकास्ट में आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, जो बूमर्स वाली हमारी डिस्कशन थी। कोई कमेंट मैंने नेगेटिव नहीं देखा पहली बार। तो आज हमने इनको एक शॉर्ट नोटिस पे दावत दी और मैंने कहा आज ज़रा हम डिस्कस करते हैं कि यार ये ग्रुप कौन है, रॉथस्चाइल्ड ग्रुप क्या करता है, क्या इनके काम है, क्या इनके कारनामे हैं और पाकिस्तान में क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जिहाद, ठीक ठाक। आप सुनाए कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। आपने कमेंट्स देखे थे अपनी पिछली पॉडकास्ट पे? मैंने देखे थे और मैंने कहा वाह लाइक हमें इस तरह के पॉडकास्ट और ज़्यादा करने चाहिए कि ये नॉलेज पब्लिक करना पड़ेगा लोगों को। बिल्कुल पब्लिक करना पड़ेगा। आप जैसे लोग डिज़र्व करते हैं स्क्रीन पे आना और अपनी नॉलेज को शेयर करना, ही बड़ा ज़रूरी है हमारे लोगों के लिए आज के दौर में। तो खास तौर पे जहाँ पे कंस्पिरेसी बहुत अच्छा आ गई है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, फेक न्यूज़ हैं, कन्फ्यूजन है, कोई भी अपना नैरेटिव फैला सकता है। तो सर बताएं ये रॉथस्चाइल्ड ग्रुप क्या है, ये कितने बैंक्स को ओन करते हैं, इनकी क्या हिस्ट्री है? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही पाकिस्तान क्या करने आए हैं। जब मैं तो आपको सिंपल सा बताता हूँ, रॉथस्चाइल्ड जब मैं सुनता हूँ ना द नेम रॉथस्चाइल्ड, मेरे जहन में आता है इन्फ्लुएंशियल वेल्दी जूइश बैंकर्स। वाह, ठीक है। और इनकी शुरुआत भी ना कुछ इस तरह से थी कि जो इनके बारे में सारी कंस्पिरेसी थ्योरी था ना, आपको इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा हैं। और उसकी वजह भी कुछ इस तरह से है कि एक तो इनको ना काफ़ी देर हो गई है, यू नो, एट देयर पोजीशन। कितने साल हो गए हैं? 250 साल हो गए इनको। 250 साल हो गए। आई थिंक 1760s से इनके ये 5 भाई थे जिन्होंने शुरुआत किया था अपने ये ग्लोबल नेट कारोबार की। लेकिन इनका बाप मेयर एमशल रॉथस्चाइल्ड, उसने ऑलरेडी शुरू कर दिया हुआ था। और उस वक्त ही वो बेसिकली मनी चेंजर, यानी जिस तरह आजकल के दौर में जिस तरह हमारे मनी चेंजर हैं कि हम पैसे देकर डॉलर्स लेते हैं, उस दौर में अच्छा मनी एक्सचेंजर्स थे। गोल्ड कॉइन्स के बदले पेपर करेंसी दिया करते थे। तो उस दौर में मनी चेंजर्स वर कम्प्लीटली डिफरेंट। जो इनके खिलाफ जो कंस्पिरेसीज है ना, उसके अंदर एक बायसनेस बहुत ज़्यादा जहाँ से आती है ना, वो आती है इनकी, इट्स रूटेड इन एंटीसेमिटिज्म। ठीक है। और क्योंकि यानी जो एंटी जूइश रेटरिक है, वो रेटरिक, उसकी वजह से इसकी वजह से ये भी रगड़े जाते हैं। हाँ। ठीक है। और प्लस ये भी है कि ये बैंकर्स हैं और यूरोप में एक काफ़ी तवील दौर रहा है कि बैंकर्स को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था। अच्छा, यानी आप चले जाएं, यानी अगर आप देखें ज्यूज़ एंड बैंकिंग दे गो बैक एटलीस्ट 1200-1300 साल। अच्छा, यूरोप के अंदर स्पेसिफिकली। और यूरोप के अंदर वजह भी ये थी कि यहूदियों को, यानी तब से इनके खिलाफ एक एक वो नफरत का हेट कैंपेन चल रही थी। अब तो इतनी एक्सट्रीम नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा नफरत थी जूइश के खिलाफ, एक्सट्रीम लेवल ऑफ इनके खिलाफ थी। और आई थिंक जो पाकिस्तान और हम जैसे कंट्रीज़ में, मुस्लिम कंट्रीज़ में भी जो थोड़ा सा एंटी जूइश या एंटी सेमिटिज्म होता है, वो यूरोप से आया है। वो इम्पोर्टेड है। यानी मैं जिस दौर में ज्यूज़ की बात करूँ, उस दौर में ज्यूज़ आकर कश्मीर में पनाह लेते होते थे। अच्छा, तो बहुत पुरानी बात है। ये तो बहुत पुरानी बात है कि अल बैरूनी ने अपने एक किताब में लिखा था कि ये कश्मीरी बड़े अजीब से लोग हैं, ये किसी को नहीं आने देते अपने इलाके में सिवाय यहूदियों के। अच्छा। तो लेकिन यूरोप के अंदर इनके पास सख्ती बहुत ज़्यादा थी। इनको शहरों में रहने की इजाज़त नहीं थी, ये शहर से बाहर अपने गेटोज़ में रहते थे। फिर इनको ज़मीन
ओन करने की इजाज़त नहीं थी, जिसकी वजह से ये लोग आ गए बैंकिंग के अंदर। यानी बैंकिंग नॉट एज एन इंस्टीट्यूशन, इट यूज्ड टू बी मोर ऑफ अ फैमिली अफेयर। और वहीं से यानी जो इनकी शुरुआत होती है, व्हेन वी कम टू द टाइम ऑफ रॉथस्चाइल्ड, एंड रॉथस्चाइल्ड आरंट द फर्स्ट बिगेस्ट बैंकर्स इन यूरोप। इनसे पहले काफ़ी इंग्लैंड के अंदर देयर वाज अ ज्यू नेम्ड एरन ऑफ लिंकन। ठीक है। He single-handedly financed the Third Crusade for King Richard the Lionheart. जो थर्ड क्रूसेड थी। थर्ड क्रूसेड थी जिसको किंग रिचर्ड द लायन हार्ट, यानी द लायन हार्ट बड़ा फेमस है। उसने काफ़ी ज़्यादा पैसा इनसे किया हुआ था, आयरन से काफ़ी ज़्यादा पैसा उसने कर्जे में लिया हुआ था। और वो सारा पैसा लुटा के जब वापस आया, उसके बाद वो मर गया है। तो फिर जो उसका भाई आया ना, तो किंग जॉन, सो किंग जॉन ने कुछ देर हुकूमत की है, एंड ही हैड अ रियली बिग ट्रबल डीलिंग विद दीज गाइस, क्योंकि ही ओन्ड अ लॉट ऑफ, काफ़ी ज़्यादा कर्जा था इसके ऊपर आयरन का। लेकिन जब उसका बेटा हुकूमत में आया ना, किंग एडवर्ड द फर्स्ट, उसने आकर सबसे पहले हरकत क्या की है, उसने हिट्टो को सब यहूदियों को पकड़ा है, इंग्लिस्तान से बाहर कर दिया, जला वतन कर दिया। और 400 साल तक इंग्लिस्तान में कभी कोई यहूदी नहीं आया फिर। तो ये लेवल ऑफ एंटीसेमिटिज्म थी यूरोप के अंदर, इतनी नफरत थी। और ये इंग्लैंड के अंदर है, जो कि फिर भी इतने एंटीसेमिटिक नहीं थे जितने कॉन्टिनेंटल यूरोपियंस थे। तो इनके ऊपर जो कंस्पिरेसी थियरीज है ना, वो यहीं से जन्म लेती हैं कि ये एक इतने गरीब, यानी देवरन, यानी बहुत अमीर नहीं थे ये, यानी आप समझ लें लो मिडिल क्लास उस वक्त के यूरोपियंस थे, लेकिन इमेंस पावर, इमेंस इन्फ्लुएंस एंड इनसेन अमाउंट ऑफ वेल्थ। कि इनके बारे में 19th सेंचुरी में एक फ्रेज होती थी, एज रिच एज द रॉथस्चाइल्ड, इतने अमीर हो गए। और उसके अंदर जो कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं, वो देखें, हर कंस्पिरेसी थ्योरी की जो जड़ है ना, वो होती है मिस्ट्री। इनके इर्द गिर्द मिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की कमी है। इनकी डीलिंग्स हैं, जिन डीलिंग्स को इन्होंने पब्लिक भी की है, वो लगता है ऐसे कि इनकम्प्लीट है। यानी जैसा मैंने आपको भी बताया कि थर्ड क्रूसेड को एक जूइश एरन द लिंकन ने फाइनेंस किया। नेपोलियन के ख़िलाफ़ बरतानिया की सारी फाइनेंसिंग जो थी नेथन मेयर रॉथस्चाइल्ड ने की। अच्छा, वो भी इसी वो बेसिकली यू नो देयर 5 ब्रदर्स, ठीक है, देयर्स नेथन, देयर्स कार्ल। क्या हम इनको मॉडर्न डे बैंकिंग सिस्टम का दिखा सकते हैं? मॉडर्न कैपिटलिज्म के बानी है, पायनियर्स हैं ये। अब इन 5 भाइयों के अंदर आप कभी इनकी एम्बलम देखें ना, इट्स 5 एरोज। और जब मैं इन 5 भाइयों की तारीफ पढ़ता हूँ ना, तो मुझे एक वो कहानी याद आती है बचपन में उर्दू की, कि एक बाप के बेटे थे, बड़ा झगड़ते थे, तो बाप ने उनको सबक सिखाने के लिए वो स्टिक्स पकड़ा दी कि इकट्ठे रहना है, हाँ, कि अगर तुम अलग होगे तो इजीली टूट जाओगे। ये स्टोरी जो है ना, इन पे इन्होंने इसको प्रैक्टिकली करके दिखाया कि जब भाई इकट्ठे रहते हैं तो क्या मुट्ठी की तरह, तो फिर नथिंग कैन स्टॉप दैम। और आज 200 साल बाद भी द फैमिली इज़ टुगेदर। आज 200 साल बाद भी अभी मैं आपको बताऊंगा कि आगे किस तरह इन्होंने इतने ज़्यादा, यानी वो कहते हैं कि अपोजिशन इन्होंने देखी है यूरोप के अंदर, उसके बावजूद सिवियर अमाउंट ऑफ अपोजिशन इन्होंने देखी है। यानी आई डोंट थिंक सो कि कोई और फैमिली शायद सर्वाइव कर पाई, और नहीं कर पाई। इनके मुकाबले की कई और बैंकिंग फैमिलीज थी, वो अब ऑब्सक्योरिटी में है, यानी इनके कंपैरिजन में बहुत छोटी हो चुकी हैं, लेकिन ये अभी तक चल रहे हैं। ये ज़्यादा जो बैंकिंग सिस्टम में ये ज़्यादा जूइश फैमिलीज़ क्यों आई? उसकी वजह ही यही थी कि क्योंकि जो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम है, ये बैंकिंग एज अ प्रोफेशन जो है ना, बैंकिंग एज अ प्रोफेशन स्ट्रिक्टली, ये तो इतना पुराना है जितना पुराना इंसान ने लिखना शुरू किया, बहुत पुराना है बैंकिंग से। लेकिन बैंकिंग एज एन इंस्टीट्यूशन जो है ना, ये बना है 1643 के अंदर। लेकिन जो यूरोपियन ज्यूज़ थे, दे हैड कहते हैं ना कि हेड स्टार्ट था, क्योंकि ये काश्तकारी कर नहीं थे सकते, इनको लैंड ओनरशिप, ये ज़मीन, ज़मीन नहीं मिलती थी, कोई देता नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग कर सकते थे, ठीक है। अब एज हम बैंकर सोच रहे हैं कि उस दौर में बैंकिंग इस तरह की बिल्कुल भी नहीं थी कि जी मैंने जाकर, हर बंदे ने जाकर ना अब बैंक पे पास जाकर अपना खाता खुलवाना है, नहीं। उस दौर में बैंकिंग स्ट्रिक्टली होती थी ट्रेड रिलेटेड,
कि एक बंदे ने अपना सामान मंगवाना है कहीं से, तो उसके लिए उसे कर्जा चाहिए, तो वो यानी सामान मंगवाने के लिए पैसे लेगा। मतलब मिडिल मैन था बैंक। हाँ। फिर एक और अब बैंक्स कितनी ज़्यादा पावर कर चुके हैं कि अब तो वो इन्वेस्टमेंट भी आपके बिहाफ पे करते हैं, अब तो वो आपके बिहाफ पे रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, अब वो फंडिंग करते हैं, एसेट मैनेजमेंट। अब तो वो बहुत ही उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस और अपना वो जो बढ़ा लिया असर और रसूख। अब तो माशरे की बढ़ गए हैं, वो हर जगह घुस गए हैं। यानी इतनी ज़्यादा किसी पेशे की इतनी ज़्यादा वो नहीं हुई पेनिट्रेशन जितनी बैंकिंग की हुई है। और इनका उस दौर में सबसे इम्पोर्टेंट था ये टैक्स कलेक्टर्स भी काम किया करते थे। तो आपको मैं वैसे बता देता हूँ कि ऑटोमन एम्पायर के अंदर जितनी भी जो यूरोपियन टेरिटरी थी ना ऑटोमन एम्पायर की, उसके अंदर सारे टैक्स कलेक्टर्स दे यूज्ड टू बी ज्यूज। अच्छा। उसकी एक पॉलिटिकल रीज़न थी कि यहूदियों को टैक्स कलेक्टर्स क्यों बनाया गया था। वो यही थी कि जी क्रिश्चियंस रहते थे सारे, तो मुसलमान अपने को बुरा नहीं था करना चाहते, तो यहूदियों को लगाया जाता था आगे के टैक्स कलेक्शन करो। तो विद दिस हेड स्टार्ट जब हम आते हैं इस वक्त में, जब द रॉथस्चाइल्ड आर कमिंग इन, यू नो दे आर स्टार्टिंग देयर एम्पायर, इन्होंने फर्स्ट काम ये किया द 5 ब्रदर्स के, इन्होंने ना ये एक जगह नहीं ठहरे, इन्होंने जाकर जितने भी मेजर शहर थे यूरोप के, वहाँ पे जाकर अपने आप को इस्टेब्लिश किया। ओह। तो ये लंदन में गए, पेरिस, वियना, फ्रैंकफर्ट, वियना, और फिर एक नेपल्स में भी, इटली में भी गए। फ्रैंकफर्ट में तो मेरे ख्याल पैदा हुए थे ना? फ्रैंकफर्ट में पैदा हुए थे। एंड नेथन जो है ना, इसने फैमिली को सबसे ज़्यादा आगे लेकर गए, यानी नेथन वाज द इंटेलिजेंट वन। यूरोप के जो 5 की सिटीज़ थे वहाँ पे ये जमा दिए, वहाँ पे इन्होंने अपने पहुँच जमाया। हाँ। फिर क्या हुआ, फिर हो गई शुरू नेपोलियन के साथ जंग बरतानिया की। ठीक है। अब वहाँ से कंस्पिरेसी थ्योरीज शुरू होती हैं। नेपोलियन बोनापार्ट, द फ्रेंच जनरल एंड एम्परर आफ्टरवर्ड्स। इन्होंने ये किया कि जिस तरह एरन ने किंग रिचर्ड को फाइनेंस किया, नेथन ने बरतानिया वालों को फाइनेंस किया, कर दिया। जो इन्होंने काम जो किया था, बेसिकली नेथन ने ये किया था कि ही बॉट most of the gold that was available in the European markets. उसकी वजह ये थी कि बरतानिया को एक तो अपनी पहले कॉलोनीज़ को भी संभालना है, ठीक है, वहाँ पर भी अपनी फ़ौजें उसने रखी हुई हैं, लेकिन नेपोलियन के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए फ़ौज नहीं है। सही है। तो उससे फिर स्पेन के साथ भी, जर्मन के साथ भी अलायंसेस करनी पड़ी, लेकिन उनको पेमेंट करने के लिए वो पेपर पाउंड के अंदर पैसे नहीं दे सकता। They couldn't pay them in paper currency. उस टाइम थी पेपर करेंसी, उस वक्त थी पेपर करेंसी। लेकिन वो कहते हैं ना, पेपर करेंसी की उतनी वो नहीं थी, एक्सेप्टेंस नहीं थी दूसरे इलाकों में। हो सकता है बरतानिया में होती, लेकिन उतनी बरतानिया में नहीं थी, तो उनको फिर वो सिक्के देने थे, उनको सोने के सिक्के देने। लेकिन नेथन रॉथस्चाइल्ड ने सोना खरीद लिया उससे पहले ही, ठीक है, और वहाँ से उसे कहते हैं कि ही मेड मिलियंस ऑफ पाउंड्स इन अर्ली 1800, मिलियंस ऑफ पाउंड्स। सो उसने गवर्नमेंट को सोना दिया। ओह, दैट इज टू क्लेवर। देयर वाज, यानी कहते हैं ना, थिंकिंग अहेड ऑफ टाइम, कि उसे पता था कि पता लग गया कि आ रही है क्राइसिस, तो यानी अपॉर्चुनिटी आई है, उसको उन्होंने ये तो बिल्कुल मॉडर्न डे जिस तरह होते हैं ना अपॉर्चुनिस्ट लोग, जो कि जी डॉलर खरीद लो, गोल्ड खरीद लो, तो उसने उस टाइम वो कर लिया। लेकिन उसने उस टाइम पे बहुत मैसिव स्केल पे किया, काफ़ी बड़े स्केल पे किया, और वो बैंकिंग की वजह से पैसा था उनके पास, तो उन्होंने उसी पैसे को से गोल्ड खरीद लिया। अब जो कंस्पिरेसी थियरी जो जहाँ पर आती है ना, कि इसने एक काम किया था, बैटल ऑफ वाटरलू जब हुई ना, इसने एक कहते हैं ना इन्फॉर्मेशन, दीज ब्रदर्स, इन्होंने आपस में एक दूसरे दरमियान इंफॉर्मेशन पूरे यूरोप की उसको स्ट्रीमलाइन किया। यानी कोई भी इवेंट हो रहा है ना यूरोप में कहीं पे भी, तो दे आर गोइंग टू नो देयर नेक्स्ट मूव। इसने क्या हरकत की थी नेथन ने, जो जहाँ से कंस्पिरेसी आती है कि वाटरलू, ब्रिटेन हैड वन वाटरलू, लेकिन इसने शोशा छोड़ दिया कि बरतानिया जंग हार गया है। अच्छा, किसके साथ जंग हुई थी बरतानिया की? नेपोलियन के साथ। अच्छा, वही, ठीक है ना। इसने जाकर शोशा छेड़ दिया कि जी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में कि बरतानिया तो जंग हार गया। तो लोगों ने फिर ना बहुत ज़्यादा जो उन्होंने अपने जो स्टॉक होल्डिंग थी वो बेचनी शुरू कर दी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में,
इसने रॉक बॉटम प्राइसेस पे बाय आउट की और कहते हैं जी कि ही जस्ट ओन द लंदन स्टॉक एक्सचेंज आफ्टर दैट। फिर इसने उसी दौरान नेपोलियनिक वॉर के दौरान एक और इसकी कंस्पिरेसी थ्योरी है। अच्छा, यानी कि जब उसने पैनिक क्रिएट किया कि जी मार्केट डाउन हो गई, जब कोलैप्स हो गई है, इकोनॉमी कोलैप्स होने लगी है, मार्केट डाउन हुई, तो उसने उसको खरीद लिया। हाँ, और फिर जितने फिर शेयर्स की जो प्राइस थी वो जब वो पता लगा कि जी जंग जीत गए हैं, तो शेयर एकदम से अप्रिशिएट हुए हैं। दिस इज वही ना, मार्केट स्पेकुलेशन, यानी वो मैनिपुलेशन देन स्पेकुलेशन। ये कंस्पिरेसी है इनके ऊपर कि इन्होंने ये किया है। कंस्पिरेसी है, ठीक है। अब इसका कोई वो नहीं, डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि इन्होंने, हाँ जी, जो गोल्ड की बात की है वो डॉक्यूमेंटेड है, सही, ये बात डॉक्यूमेंटेड नहीं है। फिर दूसरा इन्होंने किया है कि विद ऑल द मनी दे मेड फ्रॉम गोल्ड, इन्होंने गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स थे, ट्रेजरी बॉन्ड्स जिन्हें गिल्ड्स कहते हैं बरतानिया में, वो बहुत ज़्यादा परचेज किए टू फंड, स्पेशली क्योंकि हुआ ये था कि नेपोलियन की जंगों के दौरान बरतानिया को स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। तो वो डेवलपमेंट के लिए इसने गवर्नमेंट बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा परचेज किए थे, जिसके थ्रू बैंक ऑफ इंग्लैंड का काइंड ऑफ मेजॉरिटी शेयर होल्डर भी ये बन गए। तो दिस इज़ काइंड ऑफ, इसको कोई फैक्ट्स नहीं है लेकिन ये कंस्पिरेसीज हैं। लेकिन इन्होंने जो काम किए उसके अंदर एक ही है कि इन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो 1840 में शुरू हुई उसको बड़ा हैविली फाइनेंस किया इन्होंने। सही। और उस फैक्ट्रियाँ लगाने में फिर आप ये भी सोचें कि फिर उससे जो वो कैपिटलिज्म का जो एक चेहरा सामने आया ना, जिसके अगेंस्ट फिर कार्ल मार्क्स कैपिटल लिखी थी, यानी वो खड़ा हुआ। अब मतलब आप ये सुने कि इधर ये यहूदी हैं कैपिटल, उधर वो कार्ल मार्क्स भी यहूदी है, वो भी इनके खिलाफ कि व्हाट काइंड ऑफ, वो भी कह रहे हैं कि ये क्या व्हाट इज दिस, कि फिर इन्होंने उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसा बनाया। दे मेड अ लॉट ऑफ मनी इन दैट। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि इनकी फिर इन द 19th सेंचुरी हमारा इनके साथ, यू नो, दिस रीजन हमारा भी इनके साथ एक इनडायरेक्ट सा लिंक है। सही। They financed the first and only Jewish Prime Minister of England, Benjamin Disraeli. Okay. And Disraeli, he holds distinction कि इसने जंग आज़ादी 1857 के ख़ात्मे के बाद इसने क्वीन विक्टोरिया को थोड़ा सा पुश किया कि आप ना इंडिया का तख्त ताज ले लें। एग्री करवा कर पार्लियामेंट में फिर अनाउंस भी करवाया इसने। So this is something which is very related to subcontinent. और बेंजामिन डिसराइली was a family friend of the Rothschilds. फिर उसके अलावा इन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्वीन विक्टोरिया के भी काफ़ी क्लोज थे ये। हाँ जी, फैमिली फॉर्च्यून, मोनार्की को वो करते थे, सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, और हो सकता है आज भी कर रहे हों। हाँ, आज भी कर रहे हो, पता नहीं आज भी नहीं, शायद है अभी भी ऑफिशियली थोड़ा सा कुछ किरदार है रॉथस्चाइल्ड फैमिली का। हाँ जी, आजकल भी कर रहे हो। वैसे आजकल कोई इतना पब्लिक नहीं, लेकिन उस समय तो पता है कि ना कि क्वीन विक्टोरिया का बैंकर इज द रॉथस्चाइल्ड आर द बैंकर्स। और खाली क्वीन विक्टोरिया नहीं, जर्मन रॉयल्टी हो गई, स्पेनिश रॉयल्टी हो गई, ये इन सब के बैंकर्स, दे वर द बैंकर्स ऑफ द रॉयल्टीज। सही। तो उसके अलावा इन्होंने इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रेन, रेलवे ट्रैक्स, 1500 किलोमीटर रेलवे ट्रैक्स फाइनेंस करवाए इंडिया के अंदर 1881 से लेकर 1887 तक। इन्होंने जाकर आज़रबाईजान के अंदर ऑयल फील्ड्स बाय आउट की। अच्छा। उनसे ठीक ठाक पैसा बनाया, यानी इतना पैसा बनाया था कि देवर मुकाबले पे आ गए थे रॉकफेलर के, जॉन डी रॉकफेलर, उसके मुकाबले पर आ गए थे ये। फिर इन्होंने इवेंचुअली अपने स्टेक्स सेल किए, बेचे शेल ऑयल कंपनी को। तो इस तरह की इनकी जो डीलिंग्स इन्होंने की है ना, उसकी वजह से कंस्पिरेसी थ्योरीज काफ़ी इनकी बढ़ती रही हैं। एंड देन मिस्ट्री पार्ट के बहुत सी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड नहीं है, बहुत सी चीज़ें, तो लोग फिर स्पेकुलेशन होती हैं। और फिर देन दे आर ज्यूज, ठीक है ना, वो फिर वो एक एंटी जूइश एलिमेंट। और हमें शायद इस रीजन में, एशिया में नहीं इतना पता, लेकिन यूरोप के अंदर 19th सेंचुरी में एंटीसेमिटिज्म बहुत एक्सट्रीम लेवल पे थी इनकी। आप कभी आर्ट वगैरह देखेंगे यूरोप का, यूरोपियन आर्ट के अंदर एंटी जूइश आपको पेंटिंग नजर आएंगी इनके। अब तो खैर वो अब तो बहुत, अब तो जुर्म है, नहीं अब तो ज़ीरो कर दिया ना, ज़ीरो कर दिया। अब तो वो लिटरली ज़ीरो को, क्योंकि उसका नतीजा क्या निकला है कि इन द अर्ली 1900s
जब यूरोप के अंदर कम्युनिज्म फर्वर काफ़ी बढ़ना शुरू हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर ये एक नारा लगा था फ्रांस के अंदर 1930s के अंदर के फ्रांस डजंट बिलोंग्स टू द फ्रेंच, इट बिलोंग्स टू द 200 फैमिलीज। वो जो रिच फैमिलीज हैं, रिच फैमिली जैसा पाकिस्तान में था ना कि 22 खानदान, ये 200 उन 200 फैमिलीज के अंदर दे वर वन ऑफ द टॉप्स, ये रॉथस्चाइल्ड। ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना जब जिसकी वजह से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सफ़र भी किया। यानी इवेंचुअली द रॉथस्चाइल्ड फैमिली दे रियलाइज कि इनकी जो असल वेल्थ है ना इट्स देयर नेम, और ये नेम आफ्टर ऑल ऑफ दिस कभी इस पे दाग नहीं लग सका, यानी जो भी दाग फेंका गया ना वो उतर गया। हाँ, दिस इज स्ट्रेंज कि 250 साल से ज़्यादा हो गया और उनका और आज कायम है अभी तक कायम है। और दे आर, यानी हमें नहीं पता कि कितनी वैल्यू, यानी आप इंटरनेट पे देखें तो कहते हैं जी इतने 100 अरब डॉलर के, कोई कहता है कि ट्रिलियन डॉलर्स में, कोई कहता है 500 बिलियन डॉलर्स है। तो वी डोंट एक्चुअली नो कि कितना है। लेकिन इनके आप कभी रहन सहन देखेंगे तो रॉथस्चाइल्ड इनकी दे आर द सेकंड लार्जेस्ट लैंड ओनर्स इन ब्रिटेन। फिर इनकी फ्रांस में लैंड होल्डिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। फ्रांस में इनकी आई थिंक 100,000 एकर्स की लैंड होल्डिंग है, यानी लैंड ओनरशिप इनकी बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद फिर लेकिन इन्होंने सफ़र ऐसे किया है कि जब नाज़ीज़ पावर में आए हैं जर्मनी के अंदर, और यहाँ से इनका डाउनफॉल भी शुरू होता है 1930s के बाद जब नाज़ीज़ पावर में आते हैं। नाज़ीज़ ने आकर फ्रांस पे कब्ज़ा किया। फ्रांस के अंदर इन्होंने फिर अपनी एक पपेट गवर्नमेंट इंस्टॉल की, उसे कहते थे विशी रिजीम। उसने आकर, यानी उन्होंने एक मोटो बना लिया था कि रॉथस्चाइल्ड के पास हमने चमचा भी नहीं छोड़ना। और इसलिए फिर उन्होंने कत्लेआम भी किया और रॉथस्चाइल्ड का यानी जूइश का और यानी और स्पेशली रॉथस्चाइल्ड, यानी रॉथस्चाइल्ड की जितनी दौलत थी ना वो एक बंदे के पास गई थी, उसका नाम है हरमन गोरिंग, जो कि आप समझ लें हिटलर का काइंड ऑफ सेकंड इन कमांड था। और आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 ऑलमोस्ट पूरी इनकी जो कॉन्टिनेंटल यूरोप की वेल्थ थी ना, स्पेशली जो कि इनकी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थी पेरिस में, वो ख़त्म हो चुकी थी। और इन्हें सिर्फ और सिर्फ कॉम्पनसेट किया गया था 10% दौलत, इनको सारी की सारी वापस जो 10% की गई। और उसके बाद से दे स्टार्टेड रीबिल्डिंग। अच्छा, दोबारा एक जो डेंट पड़ा उन्हें, इतना मैसिव नहीं, डेंट नहीं, वो तो क्रैश था। हिटलर ने क्रैश किया, वो जोरे बाजू पे किया उसने, जोरे बाजू पे किया, सारा लूट के। लेकिन दे स्टार्टेड रीबिल्डिंग। और आज जो ये पाकिस्तान के अंदर पहुंचे हैं, पाकिस्तान, हाँ, दिस इज अ क्वेश्चन, पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? और पाकिस्तान में क्या पास में कोई रोल रहा है इनका? जैसे आपने कहा इंडिया में उन्होंने रेलवे नेटवर्क्स बनाए, पाकिस्तान में इतना ज़्यादा नहीं रहा इनका। पाकिस्तान में वैसे इस तरह की फैमिलीज का कम इंटरेस्ट है, टू वेरी ऑनेस्ट ना, कम इंटरेस्ट रहा है। हो सकता है कि हमारे अशराफिया दूसरे मुल्कों में इनसे मिलते हैं, लेकिन पाकिस्तान ये कम ही आए हैं। यानी इंडिया में तो काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, इंडिया में इनका ऑलरेडी ऑफिस है, यूएई में इनका काफ़ी देर से ऑफिस है, कतर में इनका है। पाकिस्तान में एक ये भी है ना कि हमने वो जो कि इसराइल को भी तस्लीम नहीं किया, और यहाँ पे भी एक सेंटिमेंट है, तो शायद इस वजह से वो ना आते हों। बड़ा पॉसिबल है। और रॉथस्चाइल्ड के अंदर इनकी फैमिली में काफ़ी डिवीजन भी है कि पार्ट ऑफ द फैमिली इज स्ट्रिक्टली ज़ायनिस्ट, यानी वो कट्टर ज़ायनिस्ट हैं, लेकिन पार्ट ऑफ द फैमिली इज नॉट ज़ायनिस्ट, दे वांट टू स्टे अवे फ्रॉम दिस। जो स्पेशली जो पेरिस की जो फैमिली है, द फैमिली स्टेइंग इन पेरिस, वो अगेंस्ट है, यानी कि प्रो इजराइल। वो प्रो इजराइल नहीं है जो पेरिस में, जो पेरिस में बैठी है, जो लंदन में बैठी है ना, वो प्रो इजराइल है। जो पेरिस में वो नहीं है। लेकिन जो है ना लंदन, द लंदन ब्रांच ऑफ द फैमिली, अब वो दे आर द स्ट्रॉन्गर पार्ट। एक वक्त था कि जो पेरिस ब्रांच थी, दे वर अ लॉट स्ट्रॉन्गर देन द लंदन पार्ट ब्रांच। लेकिन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 वो फिर पेरिस ब्रांच जो है ना वो लंदन ब्रांच के ही सराहने से जिंदा रह रही है। लेकिन जो इन्होंने काम फ्रांस के अंदर किया ना, अगर इनकी मैं तारीख फ्रांस के अंदर देखूँ तो वो कोई बहुत इनके अच्छे काम नहीं है। इन्होंने सबसे पहले तो इन्होंने अपने जब बैंक की रीबिल्डिंग शुरू की है फ्रांस के अंदर, इन्होंने सबसे पहले तो कोशिश ये की कि अपना बैंक इन्होंने ग्रो किया, लेकिन फिर उसको फ्रेंच गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर दिया। ठीक है, उसकी ग्रोथ अभी बहुत ज़्यादा नहीं थी हुई, और द लंदन ब्रांच वॉज नॉट इवन हेल्पिंग द पेरिस। लेकिन आप देखें कि जो ही फ्रेंच गवर्नमेंट ने
1981 के अंदर नेशनलाइज किया एंड दे वर द ओनली बैंक्स जिसको नेशनलाइज 36 बैंक्स नेशनलाइज किए थे। तो फिर लंदन जो फैमिली है ना, फैमिली इन लंदन, दे गॉट रियली एंग्री अबाउट दिस कि ये हमारे साथ क्या किया इन्होंने फ्रांस के अंदर। और उन्होंने फिर द लंदन फैमिली, यानी यहाँ पे मैं कहता हूँ ना कि फैमिली टाइज के ब्लड इज थिकर देन वाटर। अब लंदन फैमिली ने केम इनटू एक्शन। उन्होंने फ्रेंच गवर्नमेंट जो प्रेसिडेंट मिटरैंड की गवर्नमेंट थी, एक्सट्रीम सोशलिस्ट, उसके खिलाफ एक्टिवली काम करना शुरू कर दिया। और फिर 1986 के अंदर उसको पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी उसने लूज़ की, जिसकी वजह से उसको बनानी पड़ी ये पीडीएम जैसी गवर्नमेंट तो नहीं, लेकिन लेकिन उसको सेंटर राइट के साथ गवर्नमेंट बनानी पड़ी। और इन्होंने अपने मन, और वो जब गवर्नमेंट आई है तो उस गवर्नमेंट ने जो लंदन फैमिली का हेड था डेविड रॉथस्चाइल्ड, उसको 1986 में वो बनाया है एडवाइजिंग बैंकर बनाया फॉर द स्टेट। और उस बंदे ने ओवरलुक किया सारा का सारा जो नेशनलाइजेशन हुई है उसकी रीप्राइवेटाइजेशन। अच्छा, ये फ्रांस के अंदर हुआ 1986 से लेकर सोशलिस्ट पॉलिसीज का रिवर्स वो फाड़ा है, सोशलिस्ट बुक फाड़ी है इन्होंने आके। और तब से लेकर देन ही स्टार्टेड रिक्रूटिंग हिज ओन पीपल इन द फ्रेंच फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये इतना किया इन्होंने ओपनली फ्रांस में इन्होंने किया क्योंकि, और यही बात एक फ्रेंच जर्नलिस्ट ने डेविड रॉथस्चाइल्ड से पूछा भी था कि क्या ये इंतकाम था। उसने बोला नो, दिस वाज़न्ट रिवेंज। यानी फ्रेंच जर्नलिस्ट बड़े मज़ेदार सवाल से पूछते हैं कि, और अब पहले इन्होंने फ्रेंच फाइनेंस मिनिस्ट्री पकड़ी है, नाउ दे हैव देयर ओन गाय इन द प्रेसिडेंसी। अच्छा, ओन गए, ये कैसे? इमैनुअल मैक्रोन। कैसे ओन गए भाई? आप देखें उस बंदे ने जब इन्होंने अपने लगाने शुरू किए थे ना फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर अपने बंदे, सो मैक्रोन वाज द फाइनेंशियल इंस्पेक्टर हु वाज अपॉइंटेड 30 साल की उम्र में। आई एम नॉट सेइंग मैक्रोन, ही इज एन इंटेलिजेंट गाय, एम्बिशियस पर्सन। हो सकता है उसको उसकी कैपेबिलिटी पे फाइनेंशियल इंस्पेक्टर लगाया हो, लेकिन working in public service he then moves into Rothschild and Co. और ऑफिशियली ये डॉक्यूमेंटेड है कि उसने वहाँ पे जॉब की है। और उसने, और इससे एक फ्रेंच जर्नलिस्ट ने पूछा भी था कि वी कैन ईजिली कॉल योर रॉथस्चाइल्ड का है। वो कहता है क्यों, मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी ज़्यादा कई साल पब्लिक सर्विस में गुजारे हैं। मैं तो बस 2-2.5 साल ही गया हूँ रॉथस्चाइल्ड में। तो वो फ्रेंच जर्नलिस्ट होकर कमेंट करते हैं, यस बट यू मेड योर हाईएस्ट अर्निंग्स इन रॉथस्चाइल्ड। कहता सबसे ज़्यादा पैसा भी तुमने उधर ही बनाया है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो इस अब लेकिन मैक्रोन जब आता है पावर के अंदर, यू कैन बेसिकली सी के पहले वो पेंशन्स के पीछे पड़ा है, आज के लिए पेंशन का मसला चल रहा है। फिर जो 2019 में इसने किया है कि सब्सिडीज इसने हटाई हैं, पेट्रोल महंगा किया है, जिसका पूरी जो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि इतने मैसिव प्रोटेस्ट हुए येलो वेस्ट के, जिसको किसी में ग्लोबल मीडिया छुपाता रहा है। आज तक हो रहे हैं फ्रांस में एहतजाज यार, यानी और वो छुपा रहे हैं यार। ये वर्किंग क्लास फ्रांस की जो एहतजाज कर रही है यार, और उस पे उसने डंडे बरसाए हैं। डंडे आप यानी कहते हैं ब्रूटल फोर्स मैक्रोन ने यूज़ की 2500 लोगों को इन्होंने इंजर किया, 2500 पीपल वर इंजर्ड। उनमें से 1300 को एम्प्यूटेट करना पड़ गया, उनके किसी का बाजू काटने पड़ गए, किसी की टांग काटनी पड़ गई। पुलिस की ब्रूटैलिटी। 46 लोग उसमें मारे गए इन प्रोटेस्ट के अंदर। और तो ये तो सब्सिडीज तो हम इधर भी ख़त्म कर रहे हैं, सब्सिडी पाकिस्तान में, और पेट्रोल महंगा हो रहा है और यहाँ पे भी डंडे बरसाए जा रहे हैं। ये तो कोई सिमिलर स्टोरी नज़र आ रही है। ये अभी आप देखें ना कि फ्रांस के अंदर भी 200 फैमिलियाँ थी, यहाँ पे ये कमज़ोर मुल्क है 22 फैमिली, यहाँ पे 22 थी। तो आप देख लें कि अब ये इवेंचुअली जो इनकी इस वक्त जो ये काफ़ी देर से जिस चीज़ पर काम कर रहे हैं, रॉथस्चाइल्ड एंड कंपनी, ये दे आर नॉट अ नॉर्मल बैंक, दे डोंट बिहेव एज अ नॉर्मल बैंक। ये एक बड़ा लुक्रेटिव एंड नीश पार्ट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर है जिस पे काम करते हैं, जिसके अंदर आजकल ये ज़्यादा सॉवरन स्टेट्स को करते हैं, एडवाइजरी देते हैं। एडवाइजरी के अंदर डेट रिस्ट्रक्चरिंग, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, बॉन्ड मार्केट्स में फंड रेजिंग करनी है, उसके लिए
करते हैं, फिर आपकी जो लार्ज कॉरपोरेशन हैं उनके दरमियान किसी किस्म की मर्जर एंड एक्विजिशंस करनी हो वो करवाते हैं। मैक्रोन ने करवाई थी जो उसकी एक डील थी सबसे बड़ी $48 बिलियन की, जिसके अंदर 48 बिलियन यूरोस, हाँ जी, यूरोस की उसने डील करवाई थी, जिसमें उसने अपना 1.2 मिलियन यूरोस का उसका कमीशन था सिर्फ मैक्रोन का। हाँ जी, फिर आपको 10% उसने वो, अब आप मुझे 10% कहने दी तो कमीशन तो और नहीं तो ये आपको क्या लगता है कि जो हेडलाइन चलाई है लोगों ने कि जी दे आर कमिंग टू सेव पाकिस्तान, दे आर नॉट कमिंग टू सेव पाकिस्तान, ये दे आर कमिंग टू मेक मनी इन पाकिस्तान। ठीक है, उनको ये है कि उनको वैल्यू कहीं ना कहीं नज़र आई है जो अभी मुझे हम में जैसे कई लोगों को नहीं नज़र आई होगी। यस, दे फाउंड दिस वैल्यू, द गुड थिंग इज दे फाउंड दिस वैल्यू, द प्रॉब्लम इज हाँ कि उसमें से वो कितना ज़्यादा कमीशन मारते हैं, कितने चले कमीशन कमाते हैं। प्रॉब्लम इज दिस कि वो वैल्यू उन्होंने देख ली है पाकिस्तान में, एंड आई नो उन्होंने दे फाउंड द वैल्यू इन पाकिस्तान, लेकिन उसमें से वो कितना कमीशन कमाते हैं। सर ये तो जरदारी साहब का इसमें कोई नहीं है। मैं हमेशा मैं भी कहता हूँ मैं भी ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की जो पोटेंशियल है वो पाकिस्तानियों को समझ नहीं आता। हाँ जी, मतलब मैं वीडियो में एक स्टैट्स बता रहा था कि हमारे यहाँ इतने इंटरनेट यूज़र्स हैं जितनी फ्रांस और इंग्लैंड की कंबाइंड आबादी है, उतने हमारे इंटरनेट यूज़र्स हैं। हाँ, हमारा पोटेंशियल आप चेक करें, हमारे सोशल मीडिया यूज़र्स देख लें, आपकी 22 करोड़ की पॉपुलेशन है, 63% यूथ है, राइजिंग मिडिल क्लास है। हाँ अब अगर हुकूमत डिफ़ॉल्ट कर रही है तो कहीं ना कहीं कोई बाहर बैठा, अगर हुकूमत को नहीं नज़र आ रहा हम अपनी वो इनकॉम्पिटेंट है, तो कहीं बाहर बैठे लोगों को तो नज़र आ रहा है यहाँ पे टैलेंट है। मैं आपको वही बात बता रहा हूँ, इसहाक डार एंड कंपनी दे कांट फाइंड वैल्यू, क्योंकि उनको वैल्यू नज़र आ नहीं सकती। ये लोग हैं, ओके ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आपको समझाता हूँ। मैं पाकिस्तान को कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो लुटेरे भी हैं ना, ये भी लुटेरे नहीं है, जेब कतरे हैं। जेब कतरे मतलब कहते हैं कि उन्हें खाता है तो लगाता है वाला भी नहीं है सीन, खाता, हाँ जी, ये जेब कतरे, ये छोटे पैसे, ये बटवे चोरी करने, ये कहते हैं बस ये हाथ में जितना आ गया, अवाम भूखी मर जाए। मतलब अमेरिका में भी खाया जाता है यार, लेट्स बी ऑनेस्ट, मतलब चाइना में भी होती थी, अब कुछ कम हो गई, बट वहाँ पे मतलब अगर एक बड़ा प्रोजेक्ट लगता है ना $100 बिलियन का, तो उसमें से $3-4 बिलियन होती है करप्शन अमेरिका में। हाँ जी, बट पहले 97 बिलियन लोगों पे लगता है। 97 यहाँ पे कितना लगता है लोगों पे? यहाँ पे वो कहते हैं हमने अपना मैक्सिमम यहाँ पे 97% की जेब में जाएगा और 3% लोगों पे हो जाएगा। हाँ। और यही चीज़ है कि अब जहाँ पे वैल्यू इन लोगों को नज़र आ रही है, ये लोग हैं कि ये वैल्यू को, जितनी इनको वैल्यू नज़र आती है ना, उसको बढ़ाएंगे ये। हाँ, वो यही मैं देख रहा था कि यही हेडिंग्स थी कि जी पाकिस्तान को बचाने आए हैं ये वो कि पाकिस्तान की IMF से उम्मीदें मदम हो गई हैं, IMF ने नहीं दिता सानू, तो अब हम रॉथस्चाइल्ड फैमिली के पास चले गए, रॉथस्चाइल्ड के पास चले गए हैं। और लेकिन रॉथस्चाइल्ड का जो रिकॉर्ड है फ्रांस में बड़ा ज़रा खट्टा है, यानी करवा भी है, क्योंकि इन्होंने एडवाइजरी की थी फ्रेंच टेलीकॉम को, और फ्रेंच 97 के अंदर, और फ्रेंच टेलीकॉम को इन्होंने एडवाइजरी की थी, एंड दे सेंट दैट कंपनी ऑन अ बाइंग स्प्री, यानी 2 सालों के अंदर $80 बिलियन की बाइंग की थी फ्रेंच टेलीकॉम ने। और उसके बाद क्या हुआ कि ब्रीफली फ्रेंच टेलीकॉम बिकेम द मोस्ट इंडेटेड कंपनी इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा कर्जा। उसका इवेंचुअली फिर रिजल्ट क्या निकला, 70,000 जॉब्स गई, ठीक है। और जितने भी पेंशन फंड था ना फ्रेंच टेलीकॉम का, वो ज़ीरो हो गया, कैंसिल हो गया, यानी इतना ज़्यादा। तो इनका, और मैं यही सोच रहा था कि व्हाट आर दे गोइंग टू डू इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में तो ख़रीदने की तो गुंजाइश है ही नहीं ना, बिल्कुल भी। तो पाकिस्तान के अंदर जो मुझे एक चीज़ जो इनकी नज़र आई है ना, कि एक जगह पे जो सिर्फ इनको इजाज़त करने की, वो है यूरो बॉन्ड इशुएंस की। आपको याद है डार साहब ने पहले भी यूरो बॉन्ड फ्लोट करवाए थे, ये यूरो बॉन्ड्स ये इशू करवाते हैं, दे आर दी अंडरराइटर्स। तो एक तो हो सकता है पाकिस्तान में ये यूरो बॉन्ड्स का कोई नया चक्कर चलने वाला है। यूरो बॉन्ड पे भी वो डिफ़ॉल्ट रिस्क देखा जाता है ना, तो वो पाकिस्तान का 100% से ज़्यादा बढ़ गया है। तो लेकिन वो ये भी हो सकता है कि इस बारी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ट्वीक भी कर दें, वो कर दें, कुछ थोड़ा गारंटर के तौर पे आ जाएं, थोड़ा गारंटर के हाँ। अब ये भी है कि जो बंदा आया है, वर्सेस नेम एरिक लालो,
ये बंदा बेसिकली स्पेशलिस्ट है डेट रिस्ट्रक्चरिंग में। इसने अर्जेंटीना के साथ भी किया हुआ है जब अर्जेंटीना डिफॉल्ट हुआ था। बल्कि आजकल रिसेंटली 2020 के अंदर भी अर्जेंटीना के अंदर बैठ के इसने उनको बड़ा स्ट्रिक्टली बोला कि आपने अपनी फिजिकल डिसिप्लिन इम्पोज करना है। वही जो IMF बातें हमें करता है। अच्छा, लेकिन अब IMF ने वो काम नहीं कर सकता जो ये कर सकते हैं। अच्छा, IMF वो काम नहीं कर सकता। IMF जो है ना वो पाकिस्तान के स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज में, स्टेट ओन्ड बैंक्स के अंदर अपनी उंगलियां नहीं घुसा, प्रोबिंग नहीं कर सकता। जो मुझे लग रहा है ये करेंगे। नहीं तो फिर स्टेट इन्हें इजाज़त देगी। तो सर क्या करवाना आपने, यही मतलब स्टेट ने कहा है हमसे कुछ नहीं हो रहा, आप कर लें, मतलब नहीं तो इन्होंने किया है। इन्होंने साइप्रस के साथ किया है, ग्रीस के साथ किया है, स्पेन के साथ किया है। दे आर पैरेलल IMF, मतलब इट्स अ फाइनेंशियल एंटिटी, इट्स अ बिग फाइनेंशियल एंटिटी। नहीं IMF इज समथिंग एल्स। अच्छा, IMF इज अ लेंडर। IMF इज अ लेंडर। ये लेंडर्स नहीं है। दे आर नॉट लेंडर्स, दे आर नॉट एट ऑल लेंडर्स, दे आर सर्विस प्रोवाइडर्स। दे आर सर्विस प्रोवाइडर्स। अच्छा, जो मैंने बताया था ना रॉथस्चाइल्ड, रॉथस्चाइल्ड नाम का ना एक अपना वो कहते हैं ना असर रसूख है। वो नाम से दरवाजे खुलने हैं जिससे पाकिस्तान को जो इवेंचुअल डिफ़ॉल्ट है ना उसको बाईपास करना है। अच्छा, ठीक है, अभी हम लॉन्ग टर्म डिफ़ॉल्ट का नहीं हमें पता कि वो होता है, लेकिन ये जो इवेंचुअल डिफ़ॉल्ट सर पे बैठा है ना, शॉर्ट टर्म हमने उसको बचाना है। हाँ, ये उसके लिए आए हैं। अब जो मुझे लग रहा है द मोस्ट पॉसिबल थिंग इज इन्होंने डेट रिस्ट्रक्चरिंग करनी है। डेट रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर व्हाट दे कैन बेसिकली डू इज पाकिस्तान का जो इस वक्त आउटस्टैंडिंग डेट है जो पाकिस्तान ने पे करना है $114 बिलियन, नहीं जो हमने अभी इस साल पे करना है, इस साल पे करना है $22 बिलियन, उसको ये समहाउ रीफाइनेंस करवाएंगे। अच्छा, ठीक है, कर ये भी सकते हैं कि डिस्काउंटेड प्राइस पे क्रेडिटर से वो कर्जा खरीद लें, डिस्काउंटेड यानी कि लो इंटरेस्ट रेट पे। नहीं यानी फ़र्ज़ करें ना कि अगर किसी मुल्क ने हमें $3 अरब दिया हुआ है तो रॉथस्चाइल्ड को उसे कहें कि जी आप हमसे $3.25 अरब कैश लेकर ज़रा साइड पे हो जाएं, हम कर लेंगे। और ये उनकी अपनी अंदर की डिस्कशन होगी जिसके अंदर उसके लिए भी वो बॉन्ड ही जारी करते हैं वो। नहीं, उसके अंदर बॉन्ड देखें, उसकी फिर ये होती है कि दे आर द थर्ड पर्सन नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दे आर द थर्ड कैरेक्टर। ठीक है, आपने डेटर को साइड पे करना है, ठीक है, जो कह रहा है कि मुझे पैसे पे करो। फॉर एग्जांपल सऊदिया कहता है मुझे पैसे पे करो, ठीक है। रॉथस्चाइल्ड कहते हैं एज एन एडवाइज़र टू द सऊदी गवर्नमेंट कि डिस्काउंट प्राइस पे हम आपसे पाकिस्तान का कर्जा खरीद लेते हैं, ठीक है। वो वहाँ से खरीदेंगे, लेकिन रॉथस्चाइल्ड एंड कंपनी पाकिस्तान के साथ क्या अंडरस्टैंडिंग करती है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन रखती है, अब वो किधर जाती है, किसी कंपनी में जाएगी वो नहीं हमें पता, ये नहीं पता। दिस इज डेट रिस्ट्रक्चरिंग। अब वो जाएंगे, फॉर एग्जांपल एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जी आपकी कोई स्टेट ओन फार्म है, कोई PIA है या स्टील मिल है या आप कह लो कोई आपकी ऐसी एंटिटीज़ हैं जो आपके एसेट्स हैं, वो फिर हम उनको गिरवी रखवा देंगे या एक्विजिशन करवा देंगे, वो उसको कर लेंगे, या हो सकता है कि वो टेक ओवर कर लेंगे। नहीं, रॉथस्चाइल्ड दे आर नॉट गोइंग टू बाय एनीथिंग। अच्छा, एक मैं आपको बैंक की ना हमेशा एक चीज़ आपको बताऊं, बैंक नेवर गोज एंड बाय एसेट्स। ठीक है, उनकी जान को अदाब पड़ जाता है अगर आप उन्हें कह दें जी कि स्टील मिल ले लो हमसे। बैंक कभी नहीं ये काम कर सकता। बैंक जो है उसको हर वक्त अपने पास चाहिए कैश चाहिए। सही, उसको या तो क्रेडिट एग्रीमेंट्स चाहिए या कैश चाहिए। वो जो है इनके वो काम नहीं कर सकता जिन्हें हम कहते हैं एसेट्स। यानी वो एसेट्स ओन नहीं करते, एसेट्स मैनेज कर लेंगे लेकिन कभी ओन नहीं करेंगे। वो अपने पैसे को कभी रिस्क ऐसी जगह नहीं फेंकेंगे जहाँ पे उन्हें लगेगा अच्छा यहाँ पे हम रिस्क यानी टोटल लॉस हो। और पाकिस्तान के इस वक्त एसेट्स के अंदर यही मसला है कि आपके टोटल लॉस में जा रहे हैं, लॉस मेकिंग एंटिटीज। और जो एक है वो मुझे फौजी फाउंडेशन है, आई डोंट नो उसके बारे में क्या करते हैं। फौजी फाउंडेशन आपका वो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है, जो ठीक है, उसमें वो इंटरेस्टेड हो सकते हैं। मिलिट्री की है मिलिट्री की ही है। फिर आपकी वो भी आ सकते हैं स्टेट ओन बैंक्स भी आ सकते हैं, बैंक ऑफ पंजाब हो गया, नेशनल बैंक पाकिस्तान हो गया। और जो मुझे सबसे ज़्यादा शक है बैंक ऑफ पंजाब पे है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपके एग्रीकल्चरल लोन्स हैं वो उसने दिए हुए हैं बैंक ऑफ पंजाब ने पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर वो इंटरेस्टेड हो सकते हैं आपके एग्रीकल्चर में। नहीं मतलब वही ना इनडायरेक्टली कि मतलब किसानों पे हो सकता है टैक्स ठुक जाए।
टैक्स लगा दें या वो बेसिकली अपने आप को मोर प्रॉफिट एक्सट्रैक्शन के लिए ना, वैल्यू एक्सट्रैक्शन के लिए एक लीनर जो है ना प्रोसेस इंट्रोड्यूस कराएं कि नहीं, अब एग्रीकल्चर के अंदर आप मैकेनाइजेशन लेकर आएँ। आप क्यों किसानों से दरांतियों से कटाई करा रहे हैं? कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आप लेकर आएँ। वो एडवाइस करेंगे, लेकिन वो कहने को तो एडवाइजरी होती है वो, लेकिन वो उन्होंने दिया होता है कि आपने इसको इम्प्लीमेंट भी करना है और ताकि वो फिर प्रॉफिट कमाए और जो प्रॉफिट आएगा उसमें से हम पूरा करेंगे आपका। और देखें अभी तक तो इनकी प्रिलिमिनरी टॉक्स हो रही हैं और अभी तो टॉक्स अभी तो हम तो पॉसिबिलिटीज इवेंचुअली अगर कुछ होता है बिटवीन द, वो बाहर से बैठ के पाकिस्तान को नहीं देखेंगे, वो इधर अपना ऑफिस लगाएंगे जिस तरह उन्होंने हर जगह लगाए हैं दुनिया में 40 मुल्कों में बैठे, जहाँ पे हैं वहाँ पे बैठते हैं, फिर वहाँ पर आकर बैठते हैं। वो दूर दूर से IMF की तरह या उनकी तरह नहीं। हाँ जी, वो उस तरह काम नहीं करेंगे। वो कहते हैं ना कि दे विल पोक देयर नोज एवरीवेयर। यस। और वो हो सकता है कि वो आपके कहें कि अच्छा आपके कौन से हैं जो कि फाइनेंशियली वो हैं फाइनेंशियल स्ट्रेन एसेट्स कौन से हैं जो कि जिस तरह फ़र्ज़ करें आपके न्यूक्लियर डिटरेंस हो गई, वो कहते हैं कि अच्छा आप कितना साल का खर्चा कर रहे हैं अपने न्यूक्लियर एसेट्स को डिफेंड करने के लिए। दिस इज डेंजरस, इट कैन गेट टू दैट पॉइंट। वो इस तरह के बंदे हैं कि और वो कहेंगे अच्छा अगर आपने न्यूक्लियर रखना है तो फिर आपने कहाँ से अपना जो है ना अखराजात कहाँ से कम करने हैं, वो फिर हो सकता है आपके डिफेंस एक्सपेंडिचर पे पूरा ओवरऑल वो उससे कनेक्टेड है ना। हाँ जी, वो आपके वो कहेंगे कि जी आपके नॉन कॉम्बैट एक्सपेंडिचर उनको ख़त्म करो। नॉन कॉम्बैट एक्सपेंडिचर वो अभी मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ ना कि अभी जितना हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर है, हमारा फ़र्ज़ करें ना पाकिस्तान में 100 रुपये का बजट लगता है तो 26 रुपये तो हमारे डिफेंस पे चले जाते हैं। ऐसा ही है, ठीक है। बाकी उससे एक बड़ा चंक कर्जों की अदायगी में जाता है, दूसरा बड़ा चंक डिफेंस में जाता है। 40 आपका 100 में से 40 आपका जाता है कर्जों की अदायगी में, 44 एंड 26 आपका डिफेंस में जाता है, 10% आपका PSDP जो डेवलपमेंट होता है बाकी सूबे वगैरह और ये वो। हाँ जी, फिर आपकी पेंशन वगैरह सरकार ने भी फेडरल हुकूमत ने भी पैसे खाने होते हैं, वो भी चाहिए होते हैं। तो वो इसके अंदर भी फिजिकल डिसिप्लिन लेकर आएंगे बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का। और मैं वही आपको बता रहा हूँ ना कि अगर वो डेट रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं तो फिर वो दे विल बी उन्होंने भी पैसा बनाना है, कंपनी ने भी बनाना पैसा। तो फिर अच्छा ये इन अ वे तो ये मिडिल क्लास के लिए अच्छी खबर नहीं है। हो सकता है वो कहे जितने आपके ये जो आपके बोझ हैं आपके इदारों में बैठे हैं लोग, हाँ जी, काहे लोग कड्डो इन्होंने बाहर तो वापडा में बैठे हैं। अब मैं वही आपसे मैंने आपको बताया ना कि फ्रेंच टेलीकॉम के अंदर क्या हुआ था, पेंशन उड़ा दी थी। और आपको पता होगा कि IMF ने कुछ कहा भी था कि पेंशनें जो है ना सरकारी मुलाजिम जो जा चुके हैं इतने साल से उनकी आप पेंशनें, दे माइट से समथिंग लाइक दैट टू द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। क्यों IMF ने इतना तो कह दिया कि एसेट्स दिखाओ सरकारी मुलाजमीन के, लेकिन उससे पहले काफ़ी देर पहले एक पब्लिक हुई थी कि पेंशन पे भी इन्होंने कदम लगा रहे थे कि ये पेंशन भी स्लैश करें जी, जो बंदे आपके और नहीं बल्कि उल्टा तो साथ में ये भी कह रहे थे कि पिछली पेंशन आप कम करें और जो न्यू पेंशन जो इस वक्त जो सरकारी अफसरान हैं उनकी न्यू पेंशन स्कीम्स आप डिफरेंट करें। और यही मैं बात अभी आपको बता रहा था कि इंडिया के अंदर भी इन्होंने यही काम किया है। जो इंडिया के अंदर इस वक्त बड़ी चहलकदमी भी हो रही है कि सरकार जो इनकी जो इस वक्त जो गवर्नमेंट है उसको कहा जा रहा है कि प्राइवेट पेंशन फंड्स में पैसे डालो, खुद से पेंशन नहीं देनी। जैसा पाकिस्तान में भी चल रहा है ना कि जो पेंशन है वो गवर्नमेंट देती है, सरकार उठा रही है। इंडिया का उन्होंने 90s में ख़त्म कर दिया था ये। अभी उनकी बहुत थोड़ी सी स्टेट्स रह गई हैं जिसमें अभी भी गवर्नमेंट पेंशन दे रही है, लेकिन नाम क्या है, यूरोप के अंदर स्पेशली उन्होंने 2008 के बाद ख़त्म कर दिया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी ख़त्म कर दिया था पेंशन देनी। वो आपकी सारी की सारी पेंशन वाया अ प्राइवेट एंटिटी हो रही होती हैं। तो प्राइवेट एंटिटी को क्या फ़ायदा है? प्राइवेट एंटिटी, अच्छा प्राइवेट पेंशन का एक बात आप समझें कि प्राइवेट पेंशन इज़ एन अनप्रॉमिस्ड लोन। ठीक है ना, पेंशन की जो टेक्निकल टर्म है अनप्रॉमिस्ड लोन है। वादा नहीं है कि आपको पेंशन मिलेगी। यानी मैं फ़र्ज़ करें मैं जिस तरह एक प्राइवेट पेंशन फ़ंड के अंदर अपने पैसे डाल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मेरे रिटायरमेंट के बाद वो पैसे मुझे मिलें। वो हो सकता है कि जब तक मेरी रिटायरमेंट होने वाली हो वो फ़ंड ही कोलैप्स कर जाए, बैंकक्रप्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा हुआ है अमेरिका के अंदर, ये 2008 के अंदर बहुत ज़्यादा हुआ है, यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा हुआ है।
तो यानी कि वो फिर वो इन्वेस्टमेंट कंपनीज बन जाती हैं जो वो इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, वो बेसिकली बिजनेस है। बिजनेस है, Business वो बन बाहर जाते लगाते हैं पैसे, वो पैसा लगाते हैं। जैसे ये शौकत खानम की खबर आई थी कि इन्होंने फंड्स इन्वेस्ट किए थे ताकि उसको डबल किया जाए पैसे, ताकि उसको डबल किया जाए, आपकी जो खैरात वो है जिसके ऊपर वो इन्होंने शोर मचाया हुआ है, क्योंकि सियासत करनी होती है, सियासत करनी होती और है। यही पाकिस्तान के अंदर एक जो प्रॉब्लम है कि कारोबार बाद में आता है, सियासत पहले होती है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क ने प्रॉस्पेरिटी नहीं देखी, क्योंकि हर चीज़ पे सियासत की गई है, हर चीज़ के ऊपर सियासत की गई है। और अभी उस दिन मैं डॉन पे पढ़ रहा था कि जो इन्होंने फ्रूगैलिटी जो अब जो बेचारों ने कि जी 5 स्टार होटल में नहीं रहेंगे, गाड़ियाँ ख़रीदनी बंद कर रहे हैं, यानी इतनी अयाशी, यानी मैं वो इनकी लिस्ट पढ़ रहा था कि कितनी अयाशियाँ थी, कितनी अयाशियाँ करते हैं ये, अयाशियाँ करते हैं और अभी भी नहीं पता ये बंद कर रहे हैं कि नहीं। कह तो दिया है, शायद मेरे ख्याल से वो इन्होंने इसहाक डार ने वो लिंक जो है ना डॉन का वो सेंड भी कर दिया होगा IMF वालों को कि देख लें, हमने कर दिया। तो दिस इज़ समथिंग दैट, लेकिन अगर वो आते हैं, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर सेविंग पाकिस्तान को अपने आप को खुद बचाना पड़ेगा। जो इन्होंने काम आके करने हैं ना, वो मैं आपको थोड़े से बता भी चुका हूँ कि फ्रांस में इन्होंने क्या कुछ किया है, ठीक है। और आप उसके बावजूद देख लें कि मतलब हर चीज़ में प्राइवेटाइजेशन घुस जाएगी, और आप देखें इतना बड़ा इन्होंने लॉस, 70,000 लोगों ने जॉब लूज़ की फ्रांस में, लेकिन टैक्स बढ़ेंगे, सब्सिडीज खत्म हो जाएंगे, सब्सिडीज़ बिल्कुल निल करेंगे। और उसके बाद अभी देखें कि नाम क्या है कि आगे, क्योंकि दे आर नॉट द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड जो कि इस तरह के सॉवरन स्टेट्स के साथ इस तरह डीलिंग करती है, और भी कंपनीज है, लेकिन रॉथस्चाइल्ड का एक नाम है, ठीक है, देयर नेम ओपन्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अब पाकिस्तान उसको किस तरीके से करता है, कैपिटलाइज करता है, क्योंकि मैं वही सोच रहा था कि कौन कौन से मुल्क हैं, यानी हो सकता है कि UAE वाले इंटरेस्टेड हों डेट रिस्ट्रक्चरिंग में, शायद पाकिस्तान के साथ, क्योंकि उधर तो काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, UAE, कतर में भी बैठे हुए हैं, यूरोप में भी बैठे हुए हैं, तो हो सकता है कि वहाँ से ये दे विल बी एबल टू गेट अस सम टाइम। लेकिन बचाने वाली बात जो कह रही है कि शायद पैसे दे देंगे, वो नहीं होने वाला। मतलब लॉन्ग टर्म में हमने खुद ही करना है, अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, हमने अपने रेवेन्यूज बढ़ाने, अपना डिसिप्लिन सही करना है ना मुल्क में, फिस्कल डिसिप्लिन सही करना है। वो हम करते नहीं है। हम कहते हैं कभी अमेरिका आ जाए, डॉलर मिल जाए, कभी चाइना CPEC में दे दे हमें, कभी हमें IMF दे दे। अब हम इनकी तरफ देख रहे हैं, हमने खुद कुछ नहीं करना, खुद कुछ नहीं करना। अब मैं वही बात आपसे कर रहा हूँ कि मोस्ट लाइकली ये कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे पाकिस्तानी हुकूमत को जो हम नहीं कह रहे, ये वही बातें करेंगे जो, लेकिन जो इनका एडिड बेनिफिट है वो है कि एक लिंक, दे कैन गेट दैट लिंक। अच्छा, जो वो कहते हैं ना कि एक इनका द पेरिस ग्रुप, हाँ, जो कि सॉवरन जो पेरिस में बैठा है, जो कि लेंडिंग करते हैं मुल्कों को, उसके साथ भी इनकी काफ़ी अच्छी रवाबत है, जहाँ पे ये जो IA कंपनी, हाँ, ये रॉथस्चाइल्ड एंड कंपनी, ये जिस तरह मैंने भी बताया ना कि यूरो बॉन्ड को अंडरराइट यही लोग करते हैं। ये आप कह रहे हैं कि अच्छा कनेक्शन बन जाएगा हमारा, अच्छा कनेक्शन बन जाएगा, लेकिन जो डिमांड्स होंगी वो काफ़ी सख्त होंगी हमारे लिए। इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। और इनकी जो हिस्ट्री बता रही है 200 साल की इस ख़ानदान की, वो यही है कि दे ऑलवेज कम ऑन टॉप, कि जो मर्जी आप कर लें, द रॉथस्चाइल्ड दे डोंट गो पुअर, दे ऑलवेज मेक मनी आउट ऑफ अ डील। तो अगर हमें लग रहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है, कोई वैल्यू नहीं है पाकिस्तान में, दे हैव सीन द वैल्यू। और इतने सीनियर बंदे, सीनियर मैनेजमेंट के 2 बंदे, दे वोंट कम टू पाकिस्तान जस्ट टू हैव अ टी एंड केक विद शहबाज शरीफ। सीरियस बिजनेस इज गोइंग ऑन। और अनफॉर्चुनेटली अब जैसा पाकिस्तान है, ओपेसिटी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की, ना ही उन्होंने बताना है, रॉथस्चाइल्ड वाले कभी नहीं बताएंगे क्या बातचीत हुई है, ना हमारी हुकूमत सही तरह बताएगी, हुकूमत हमारी कोई बताएगी नहीं। यानी अब यही देख लें कि कितने न्यूज़पेपर्स ने इसको पब्लिक किया, सिर्फ पब्लिक किया है और ये बताया कि मीटिंग हुई है, बस ये अच्छी बातें हुई हैं और ये वो अच्छी बातें, इसको पता ही नहीं ना जब। और हेडिंग इतनी ख़राब लगाई है, टू सेव पाकिस्तान। वो वैसे इंडियन मीडिया ज़्यादा लगा रहा है, वो मैं देख रहा हूँ। वो इंडियन मीडिया को ये बताना चाहिए कि दे बीन इन इंडिया लॉट लॉन्गर। वो आपके मुल्क में हमसे पहले मौजूद है, तो अब ज़रा अपना देख लें। कहने का मकसद ये कि सारी
जो हमारी कॉन्वर्सेशन है कि जितनी भी इस वक्त जो चैटर सुन रहा हूँ मैं, जिससे भी बात करता हूँ रॉथस्चाइल्ड पाकिस्तान आ रहे हैं, तो वो हर कोई कहता है लो जी अब हम भी यहूदियों के जितनी नफरत की है अब हम भी उनके पिट्ठू बनने लगे हैं। मतलब ये शीरी मज़ारी की भी इस किस्म की ट्वीट थी कि अब अच्छा जी इसराइल को तस्लीम करने लगे हैं और ये वो। हाँ जी, तो वो क्योंकि एक अनकन्फर्म रिपोर्ट है किसी इजरायली कुछ जूइश सेनेटर्स आए हैं, तो वो अभी हम बाद में करेंगे। आप खैर उन्होंने उसको भी मिक्स कर दिया था इस विजिट के साथ। हाँ अच्छा, तो चैटर हो रही थी कि जी हम शायद इजराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। अच्छा, वैसे वो तो एक बड़ा लंबा वो सेपरेट टॉपिक है, लेकिन अब तो इसराइल को तस्लीम करने का पाकिस्तान को बेनिफिट कोई नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन जहाँ तक रॉथस्चाइल्ड का है, तो दे लाइक एक चीज़ जो हम इनसे टेक आउट मैंने जो पर्सनली की है कि फैमिली यूनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि इनकी जो इनका कहते हैं ना कि इनकी जो क्वालिटी है जो कि बेसिकली जिसकी वजह से इनके लिए काफ़ी ज़्यादा वो भी है, नफरत भी है, वो इनकी लॉन्जेविटी के 7th जनरेशन ऑफ द फैमिली स्टिल बिलियनियर्स 7th जनरेशन ऑफ बिलियनियर्स और स्टिल गाइडिंग द गवर्नमेंट्स, स्टिल यानी गवर्नमेंट्स को गाइड कर रहे हैं ना। आप देख लें ग्रीस को इन्होंने गाइड किया हुआ, पूरा मुल्क डिफॉल्ट हो गया था, साइप्रस डिफॉल्ट होते रह गया था, पोर्चुगल डिफॉल्ट होते रह गया था, बरतानिया को इन्होंने 19th सेंचुरी में इतना ज़्यादा इन्होंने गाइड करते रहे हैं। फ्रांस के अंदर इनका इतना यानी कहने का मकसद ये है कि जो जिस चीज़ से हम इनकी दुनिया को इनको नफरत है ना इनसे, वही इनकी स्ट्रेंथ भी है इवेंचुअली, कि दैट्स फैमिली यूनिटी, के नो वन गेट्स लेफ्ट बिहाइंड इन द फैमिली। और ये चीज़ हमें दिस शुड बी आवर लर्निंग आउटकम एज वेल, कि यानी इन अ फैमिली वी शुडंट लेट एनीवन फॉल बिहाइंड। कि बुरा वक्त आ जाता है, लेकिन बुरे वक्त का मतलब ये नहीं है कि जैसा पाकिस्तान में हम लोग करते हैं कि बुरा वक्त आता है तो हम लोग हाथ उठा लेते हैं, सब साइड पे रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यूनिटी इज स्ट्रेंथ और यूनिटी स्टार्ट फ्रॉम द फैमिली। और अब आप देख लें इवेंचुअली कि एक बड़ा सिंपल सा हो सकता है कि पाकिस्तान में अगर ये अपना फुटहोल्ड रखते हैं, इंडिया में फुटहोल्ड रखा है, तो आप देख लें इंडिया जो है वन ऑफ द टॉप 5 इकोनॉमीज बन गई। चाइना के अंदर भी ये हैं और यूएई के अंदर ये अर्ली 2000 से हैं। तो चाइना के अंदर भी हैं, चाइना में दे आर इन चाइना, बीजिंग में बैठे हैं, शंघाई में बैठे हैं ये। और जहाँ जहाँ ये गए हैं वहाँ पे ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन बढ़ा है। हाँ जी, बढ़ा है। लेकिन फिर वहाँ पे एक एक्सट्रीम वो जो एक कहते हैं ना कि फाइनेंशियल स्ट्रीमलाइनिंग आई है, लेकिन वहीं पे फिर एक वेल्थ गैप भी बहुत ज़्यादा है। वेल्थ गैप भी है ना, बिल्कुल, क्योंकि ये खुद बहुत अमीर है रॉथस्चाइल्ड, तो ये एक आकर मतलब गरीबों की फिर परवाह नहीं होगी। हाँ जी, वो ये यानी आपको मैं बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि जॉर्ज सोरोस, जो मुझे इनकी बेसिकली जोइश फाइनेंशियर्स की जो मुझे बात समझ में आई है, दे डोंट यानी जॉर्ज सोरोस ने बड़ी सिंपल सी बात की थी कि मैं बिजनेस डील करता हूँ, I don't care about the moral and ethical consequences of my business deals. George Soros, my responsibility lies to my shareholders, my investors. तो this is how they are. रॉथस्चाइल्ड की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान की तरफ या किसी की तरफ नहीं है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट और उनके डिविडेंड्स पे जो देने अपने शेयर होल्डर्स को और इन्वेस्टर को, जो कि हमारे लिए डेंजरस भी होगी। तो लेट्स सी कि क्या बनता है, आगे क्या आता है। आज बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन की है। बहुत से लोगों के जहन में कुछ थे सवाल मेरे जहन में बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, रियाए ऑफिस से डायरेक्ट आ गए हमारे स्टूडियो में, हमने शूट किया इस हवाले से। आप क्या समझते हैं कि अगले आने वाला वक्त कैसा होने वाला है, किस किस्म की शराइत हम पर लगनी जा रही हैं, और क्या मुश्किल टाइम आएगा या इनका आना हमारे लिए कोई ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली बात हो सकती है? कमेंट कीजिए और अल्लाह हाफ़िज़।